नमस्ते एवरीवन, सब लोग कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छा कर रहे हो आप अपनी लाइफ में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ BPCG 171 का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर वाला वीडियो। जून 2026 में जो पेपर लगेगा दोस्तों, जनरल साइकोलॉजी सामान्य मनोविज्ञान, इसमें कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको एग्ज़ाम के अंदर दिख सकते हैं। ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया है, आपकी बुक भी पढ़ी है, तो जो मुझे क्वेश्चन अच्छे लगे जो कि रिपीट हो सकते हैं, है ना, तो वही क्वेश्चन मैंने लिखा है। एक भी क्वेश्चन यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं है, फालतू नहीं है, तो ध्यान से समझेंगे अपन, बहुत मन के साथ में, दिल के साथ में पढ़ाई करेंगे। ईयरफोन लगा लेना आप और मोबाइल की स्क्रीन रोटेट कर लेना, ठीक है। और ऐसी जगह बैठ जाओ जहाँ पर डिस्टर्बेंस ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। तो दोस्तों, 100 नंबर का ये पेपर आता है, आपको पता ही है, 3 घंटे आपको मिलता है और पास होने के लिए 35 मार्क्स चाहिए, 35 नंबर चाहिए पास होने के लिए। देखो, एग्ज़ाम के अंदर आपके दोस्तों 50-60 के आसपास ही नंबर आते हैं 100 नंबर वाले पेपर में। क्यों नहीं आते अच्छे मार्क्स? दोस्तों, एक तो आप इंट्रोडक्शन नहीं लिखते काफ़ी बार, आपका जो मेन बॉडी रहता है, मेन बॉडी बीच वाला हिस्सा, वो भी आप अच्छा नहीं लिखते काफ़ी बार। काफ़ी अधूरी जानकारी उसमें होती है, डिटेल कम होती है, इन्फॉर्मेशन कम होती है और कंक्लूजन बहुत कम लोग लिखते हैं, निष्कर्ष। तो एक अच्छा आंसर कैसे लिखा जाए, बार बार प्रैक्टिस की जाए और उसके अंदर एक अच्छी भूमिका परिचय हो और फिर मेन बॉडी हो, फिर निष्कर्ष हो, ठीक है। तो पहला सवाल दोस्तों 20 नंबर का और 400 शब्दों में लिखना है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती है? एंडोक्राइन ग्लैंड से आप क्या समझते हैं और किन्हीं 5 अंतःस्रावी ग्रंथियों के मुख्य कार्य बताइए। तो दोस्तों, अंतःस्रावी ग्रंथि आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो साइंस की बुक में, एक बार और पढ़ लेते हैं। वे ग्रंथियाँ, वे ग्लैंड जो अपने रासायनिक द्रव्यों, केमिकल लिक्विड्स, जिन्हें हार्मोन कहा जाता है, को सीधे खून में, ब्लड में छोड़ती हैं। तो ऐसी ग्रंथियाँ जो कि हार्मोन को सीधे रक्त में छोड़ती हैं, इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियाँ, डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहा जाता है, क्योंकि मतलब ये जो हार्मोन छोड़ती है ना, इनके पास में कोई नली नहीं होती है जिससे कि ये हार्मोन रक्त में छोड़ पाए, ठीक है। नलिका विहीन ग्रंथियाँ भी कहा जाता है इनको। ये हार्मोन शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचकर उनके कार्यों को नियंत्रित करते हैं। शरीर की वृद्धि, विकास, पाचन, प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन, ऊर्जा, भावनाएं, हमारे जो इमोशंस, फीलिंग्स हैं, वो भी दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथियां डिसाइड करती है। और तनाव की स्थिति में प्रतिक्रिया जैसे अनेक कार्य अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसलिए ये ग्रंथियां शरीर के संतुलन और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब हम 5 प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियों और उसके कार्य को समझते हैं दोस्तों। पहला है पीयूष ग्रंथि, जिसको इंग्लिश के अंदर कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। क्यों? क्योंकि यह अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। यह मस्तिष्क के, यानी कि जो हमारा ब्रेन पार्ट होता है दोस्तों, ब्रेन, उसके नीचे स्थित होती है पीयूष ग्रंथि। इसके हार्मोन शरीर की वृद्धि, जल संतुलन, प्रजनन तथा थायराइड और अधिवृक्क ग्रंथि के कार्यों को नियंत्रित करते हैं। बच्चों की लंबाई और शारीरिक विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है पीयूष ग्रंथि का। थायराइड ग्रंथि दोस्तों, दूसरा ये अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड है। यह गर्दन के सामने वाले भाग में होती है, गर्दन के सामने वाले भाग में होती है। यह थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है। थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन बनाती है? थायरोक्सिन, जो शरीर की चयापचय क्रिया यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो कि शरीर को जीवित रहने के लिए ऐसी क्रियाएं चाहिए होती है, अर्थात भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। यह शरीर की वृद्धि, मानसिक विकास, ऊर्जा के स्तर को प्रभावित करती है। थायराइड की कमी से थकान, मोटापा और सुस्ती हो सकती है। पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्लैंड, यह ग्रंथि छोटी छोटी ग्रंथियों के रूप में होती है। थायराइड ग्रंथि के पीछे छोटी छोटी ग्रंथियों के रूप में होती है। इसका मुख्य कार्य शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करना। देखो, हमारा जो बॉडी है ना, मतलब कितना इंटेलिजेंट सिस्टम है यार, आपने सोचा है? लेकिन फिर भी दोस्तों अपन एक्सरसाइज नहीं करते, अपन अच्छी डाइट नहीं खाते, ठीक है। तो ध्यान रखना चाहिए अपना बॉडी का। यह हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। इससे ठीक से काम न करने पर मांसपेशियों में ऐंठन और हड्डियों की कमजोरी हो सकती है। अगर पैराथायराइड ग्रंथि अच्छे से काम नहीं करती तो क्या होगा? शरीर में अकड़न जकड़न होगी और हड्डी है हमारी, जो बोन्स है, उसमें वीकनेस आ जाएगी। अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड दोस्तों, यह दोनों गुर्दों के ऊपर स्थित होती है। गुर्दे यानी कि किडनी। यह एड्रेनलिन और अन्य हार्मोन बनाती है। हमारी जो अधिवृक्क ग्रंथि है वो एड्रेनलिन हार्मोन बनाती है। एड्रेनलिन किस काम में आता है? हार्मोन शरीर को तनाव, भय, क्रोध या आपात स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार करता है। यह हृदय गति, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर और ऊर्जा के स्तर को भी बढ़ाता है। इसलिए इसे आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। किसको? एड्रेनलिन को आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं।
आगे चलते हैं अग्नाशय, पैनक्रियाज। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स्ड ग्लैंड है, पर इसका अंतःस्रावी भाग इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन बनाता है। अग्नाशय का जो काम है दोस्तों, अग्नाशय एक मतलब मिश्रित ग्रंथि है, इसका एक पार्ट है अंतःस्रावी भाग, वो इंसुलिन और ग्लूकागोन बनाता है। ये हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। इंसुलिन की कमी से मधुमेह, डायबिटीज़ भी हो सकता है। तो अग्नाशय पैनक्रियाज सही से काम करना चाहिए, इसलिए हमें योग, ध्यान और एक्सरसाइज, वर्कआउट जरूर करना चाहिए, अपनी लाइफ में जरूर शामिल करना चाहिए। अब मैंने कहा आपको इम्प्रेस करना, एग्जामिनर को अच्छे नंबर लाने हैं, तो निष्कर्ष लिखना, कंक्लूजन लिखना बहुत ज़रूरी है दोस्त। अंतःस्रावी ग्रंथि हमारे शरीर की आंतरिक व्यवस्था को संतुलित बनाए रखती है, बिल्कुल। इनके हार्मोन शरीर के विकास, ऊर्जा, स्वास्थ्य और व्यवहार पर गहरा प्रभाव डालते हैं, इसलिए इन ग्रंथियों का सही ढंग से कार्य करना स्वस्थ जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। दूसरा है स्मृति, यानी कि मेमोरी, यादाश्त जिसको आप कहते हैं। इसके विभिन्न मॉडलों को आपको बताना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ से कुछ सवाल है दोस्तों, वो आपको 10 नंबर में भी दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि एटकिंसन और सिफरिन का मॉडल अलग से भी पूछा जा चुका है, ठीक है। और ये टुलविंग का दीर्घकालिक स्मृति मॉडल 10 नंबर का आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ऐसे अलग अलग भी। हालांकि ये 20 नंबर का ही दोस्तों ज़्यादा चांस बन रहा है, तो मैंने लिख दिया है। मेमोरी या स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया जिसके द्वारा हम जानकारी को ग्रहण करते हैं। जैसे कि मान लो कोई दोस्त लगातार बोले जा रहा आधे घंटे से, और फिर हम जो जानकारी ग्रहण करते हैं उसको इनकोडिंग कहते हैं। और सुरक्षित स्टोरेज और पुनः याद, यानी कि मेमोरी का काम क्या है? जानकारी को इकट्ठा करना, स्टोरेज करना, उसको पुनः याद करना। मतलब जैसे कि 5 दिन पहले क्या पढ़ा था उसको रिट्राइव करते हैं, पुनः याद करते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी हमारी मेमोरी के अंदर, और जानकारी को ग्रहण करते हैं अपन इनकोडिंग करते हैं। इनकोडिंग यानी कि मस्तिष्क के अंदर जो विचार होते हैं फिर अपन उनको बोलते हैं, ठीक है, सामने वाले को। तो एटकिंसन और सिफरिन का बहु भंडार मॉडल, मल्टी स्टोर मॉडल ऑफ एटकिंसन एंड सिफरिन, ये यादाश्त का, यह स्मृति का पहला मॉडल है। यह मेमोरी का सबसे प्रसिद्ध मॉडल है। इसके अनुसार स्मृति के 3 मुख्य भंडार होते हैं। पहला संवेदी स्मृति, यानी कि सेंसरी मेमोरी, यह इंद्रियों से मिली जानकारी को बहुत थोड़े समय के लिए रखती है। देखो इंद्रिया क्या होती है? सेंसेस इसको इंग्लिश में कहते हैं। जैसे कि हमारी 5 मुख्य इंद्रिया है ना। जैसे कि कानों से अपन सुनते हैं, और नाक से सूंघते हैं, ठीक है, वो भी इंद्रिय हो गई। और आँख से देखते हैं, ठीक है, और मुंह से टेस्ट, और त्वचा से अपन छूते हैं। तो ये 5 है, ये हमारी इंद्रिया हो गई। तो संवेदी सेंसरी मेमोरी का क्या काम है? इसका काम है जो भी जानकारी इसको इंद्रियों से मिलती है बहुत थोड़े से समय के लिए रखती है। जैसे किसी चित्र को एक झलक में देखना। अल्पकालिक मेमोरी होती है हमारी, शॉर्ट टर्म मेमोरी। इसमें जानकारी कुछ सेकंड से थोड़े समय तक के लिए रहती है। यदि हम दोहराव करें तो यह अधिक समय तक टिक पाती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो बार बार चीज़ों का अगर रिपीट करें अपन, तो हमारी अल्पकालिक स्मृति जो शॉर्ट टर्म मेमोरी, उसमें चीज़ें काफ़ी दिनों तक याद रहती है हमें। दीर्घकालिक स्मृति लॉन्ग टर्म मेमोरी, इसमें जानकारी लंबे समय तक पता रहते हैं। जैसे कि आपकी नानी बुआ के जो घर हैं, गांव हैं, गलियां हैं, वो आपको जीवन भर तक याद रहती है। जैसे अपना नाम, घर का पता, या कोई पुरानी घटना। इस मॉडल का मुख्य विचार, यानी कि कौन सा मॉडल है? एटकिंसन और विद्वान सिफरिन के द्वारा दिया गया था, मल्टी स्टोर मॉडल, बहुभंडार मॉडल। तो मुख्य विचार ये है कि जानकारी पहले संवेदी स्मृति में आती है और फिर ध्यान के द्वारा अल्पकालिक स्मृति में चली जाती है, और अभ्यास या पुनरावृत्ति से दीर्घकालिक स्मृति पहुंचती है। भाई कितना मस्त जानकारी है यार। यानी कि किसी इंसान को ब्रिलियंट बनना, अगर वो डफर भी है ना, डम्ब भी है, तो वो क्या करे कि अगर उसको कम याद होता है ना, तो बार बार उसका रिपीटिशन करे, बार बार उसका दोहराव करे, बार बार रिवीजन करे, तो वही चीज़ है उसको मतलब परमानेंट मेमोरी में, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी और हमेशा याद रहेगी वो चीज़। लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं करते, रिवाइज नहीं करते, फिर हम सोचते हैं कि मेरी जो यादाश्त है, मेरी आईक्यू है, वो कमज़ोर है। नहीं दोस्त, बार बार रिपीटेशन नहीं करते, रिवाइज नहीं करते अपन, ठीक है। तो आज से हम क्या करेंगे, जो हमें कम टाइम के लिए याद रहती है उसको बार बार रिवाइज करेंगे। दूसरा कार्यशील स्मृति मॉडल, वर्किंग मेमोरी मॉडल इसको कहते हैं। बेडली के, विद्वान बेडली के द्वारा दिया गया था। इसमें बताया गया है कि अल्पकालिक स्मृति केवल संग्रह नहीं करती बल्कि जानकारी पर काम भी करती है। इसके प्रमुख भाग है केंद्रीय नियंत्रक, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, ध्वन्यात्मक लूप, फोनोलॉजिकल लूप, दृश्य स्थानिक स्केच पैड, और एपिसोडिक बफर। ये कार्यशील स्मृति मॉडल है। कहने का मतलब है, विद्वान बेडली बताता है कि जो हमारी ऐसी मेमोरी जिसमें अपन कम टाइम के लिए स्टोर रखते हैं, केवल संग्रह नहीं करती, जब भी हमें
आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ से कुछ जानकारी है वो अपन काम भी ले सकते हैं। उदाहरण के लिए जब हम मन ही मन कोई नंबर दोहराते हैं या नक्शा कोई मैप याद करते हैं तब कार्यशील स्मृति हमारी काम करती है। तीसरा मॉडल है मेमोरी का स्मृति का स्तर प्रसंस्करण मॉडल, लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल। क्रेक और लोकहार्ट के अनुसार हम किसी जानकारी को जितनी गहराई से समझते हैं वह उतनी ही अच्छी तरह से याद रहती है। केवल शब्द को देखकर याद करना कम प्रभावी है, लेकिन उसका अर्थ समझकर पढ़ना अधिक प्रभावी है। तो मैं वापस से कह रहा हूँ, अगर कोई समझता है मेरी IQ कम है, मैं कमज़ोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता ज़िंदगी में, तो आपको क्या करना, बार बार रिवाइज करना है किसी चीज़ को, ठीक है। और उसका अर्थ समझना कैसे भी करके, चाहे गूगल पे डालो उसको, किसी टीचर से समझो, किसी दोस्त से समझो, उस चीज़ को समझो आप। अगर ऐसे बोल बोल के रट लिया तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाएगी, वो चीज़ें उड़ जाएंगी फिर, क्योंकि दिमाग है केवल अर्थ वाली चीज़ों को याद रखता है, जो चीज़ें काम में आएंगी। आगे है फोर्थ, टुलविंग का दीर्घकालिक स्मृति मॉडल। इस मॉडल में दीर्घकालिक स्मृति को अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला एपिसोडिक स्मृति, जैसे कि व्यक्तिगत घटना है, जैसे कि आपने कॉलेज कहाँ से किया, आपके दोस्त कौन बने, ठीक है। सिमेंटिक स्मृति भी होता है जिसमें फैक्ट होता है, नॉलेज होता है सिमेंटिक स्मृति में, जैसे कि मान लो भारत की जनसंख्या कितनी है, भारत की राजधानी क्या है, ये सिमेंटिक स्मृति में कुछ फैक्ट स्टोर हो जाते हैं। फिर है प्रक्रियात्मक स्मृति, जैसे कि कौशल है ना, कौशल कुछ भी हो सकता है, एसी ठीक करना, पंखा ठीक कर दिया, ठीक है। और साइकिल चला रहा है, साइकिल का टायर पंक्चर हो वो ठीक कर दिया, वो एक प्रकार की स्किल है। तो स्किल वाली जो जानकारी रहती है, याददाश्त रहती है, वो प्रक्रियात्मक फंक्शनल मेमोरी में स्टोर होती है ऐसी चीज़ें, तो ध्यान दो। तो बार बार प्रैक्टिस करनी है किसी चीज़ की, तो वो चीज़ें हैं वो प्रक्रियात्मक स्मृति में स्टोर हो जाएंगी, आप परफेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों यह मॉडल हमें बताता कि हम हर प्रकार की जानकारी को एक ही तरह से याद नहीं रखते। अंत में निष्कर्ष रख दो, इस प्रकार मेमोरी के अलग अलग मॉडल हमें स्मृति की प्रकृति को समझाने में सहायता करते हैं। यह बहुभंडार मॉडल के जानकारी के प्रवाह को समझाता है। कार्यशील स्मृति मॉडल मानसिक कार्य को, स्तर प्रसंस्करण मॉडल गहराई से सीखने के महत्व को बताता है, ठीक है। तो परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों ये मॉडल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, और यहाँ से 10 नंबर के भी क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, संवेग, जिसको अपन इमोशंस कहते हैं। अब इमोशन क्या होते हैं, जैसे कि दुख, खुशी, डर, क्रोध, ये इमोशंस है हमारे, ठीक है। तो इमोशंस या संवेग मनुष्य की महत्वपूर्ण मानसिक अवस्था है, और इसके सिद्धांत भी आगे बता दो, जिसमें शारीरिक उत्तेजना, मानसिक अनुभव और व्यवहारात्मक प्रतिक्रिया तीनों शामिल होते हैं संवेग में। जब हम खुशी, दुख, डर, क्रोध या आश्चर्य महसूस करते हैं तब केवल मन ही नहीं शरीर भी प्रतिक्रिया देता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सांप देखा अपन ने, सांप देखा तो पसीने आने लग गए, सांस फूल गई, तो मन तो प्रतिक्रिया दे ही रहा है, शरीर कैसे देगा, हम भागेंगे जब, तो शरीर भी प्रतिक्रिया देता है, मन भी प्रतिक्रिया देता है। और सांप देखेंगे, पहले तो सांस फूलेगी, फिर पसीने आएंगे, ठीक है, ये शारीरिक प्रतिक्रिया होगी, बॉडी इस तरह से रिस्पॉन्स देती है, और फिर डर महसूस करेंगे अपन। पहला है दोस्तों इमोशंस का पहला सिद्धांत, जेम्स लेंगे का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार पहले शरीर में परिवर्तन होता है, यानी कि पहले सांस फूल गई हमारी, सांस फूल गई हमारी, पसीने आने लगे, ये शरीर में परिवर्तन हो गया, और फिर हम उस परिवर्तन को संवेग के रूप में अनुभव करते हैं, जैसे कि डर लगने लग गया, वो संवेग हो गया आपका। जैसे यदि कोई सांप हमें दिख जाए तो पहले हृदय की धड़कन तेज होगी, शरीर कांपेगा, और इन शारीरिक परिवर्तनों को देखकर हम डर महसूस करेंगे, अर्थात हम रोते हैं इसलिए दुखी होते हैं, भागते हैं इसलिए डरते हैं। यह सिद्धांत संवेग में शरीर की भूमिका को महत्व देता है, जेम्स लेंगे का सिद्धांत। तो क्या कहता है कि पहले क्या होगा, शरीर में परिवर्तन, बॉडी में चेंज आएगा, और उसके बाद में अपन कोई इमोशन फील करेंगे, ठीक है। आगे है कैनन बार्ड का सिद्धांत। कैनन बार्ड का सिद्धांत, तो इन दोनों विद्वानों ने कहा कि जेम्स लेंगे सिद्धांत पूरी तरह से सही नहीं है। उनके अनुसार किसी उद्दीपन को देखने पर, उद्दीपन यानी कि स्टिमुलाई, STIMULI, स्टिमुलाई क्या होता है दोस्त, दो तरह के होते हैं स्टिमुलाई, जैसे कि आपको भूख लगी है ना, और या फिर शरीर के अंदर कोई दर्द हो रहा आपको, वो एक स्टिमुलाई हो गया। और दूसरा बाह्य स्टिमुलाई, एक्सटर्नल स्टिमुलाई या उद्दीपन। बाह्य उद्दीपन किसे कहते हैं, जैसे कि आपने प्रकाश देखा, आपने ठंड महसूस की, वो उद्दीपन हो गया। तो आंतरिक और बाह्य दो प्रकार के उद्दीपन होते हैं। उद्दीपनों को देखने पर भी शारीरिक प्रतिक्रिया और संवेग का अनुभव एक साथ होता है, जैसे सांप देखकर एक ही समय में डर भी लग सकता है और शरीर में उत्तेजना भी होती है। इस सिद्धांत में मस्तिष्क विशेष थैलेमस, दोस्तों एक ब्रेन का एक पार्ट है थैलेमस, की भूमिका को महत्व दिया जाता है।
कैनन बार्ड के सिद्धांत में। तो ये दोनों विद्वान क्या कहते हैं कि शरीर भी प्रतिक्रिया एक साथ देगा और आप जो संवेदना, जो इमोशन महसूस करेंगे वो भी एक साथ। जैसे कि सांप देखा तो सांस फूलने लग गई, हृदय की धड़कन तेज हो गई, और डर भी तो साथ साथ ही लगता है, ऐसे थोड़ी 1 घंटे बाद में डर लगेगा। यह है कैनन बार्ड का सिद्धांत। तीसरा, सेक्टर सिंगर का द्विकारक सिद्धांत, सेक्टर सिंगर टू फैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार संवेग 2 बातों पर निर्भर करता है। पहला तो शारीरिक उत्तेजना, और दूसरा इस बात पे उस परिस्थिति की संज्ञानात्मक व्याख्या क्या है। संज्ञानात्मक यानी कि दिमाग से अपन उस घटना की किस तरह से एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि इस घटना से मुझे खतरा हो सकता है या नहीं हो सकता। हम व्याख्या करते हैं कुछ घटनाओं की, अर्थात केवल शरीर का उत्तेजित होना काफ़ी नहीं है, यानी कि दिल की धड़कन तेज हो गई, सांस फूल गई, ठीक है, हम उस उत्तेजना को कैसे समझते हैं यह भी जरूरी है। उदाहरण के लिए तेज धड़कन परीक्षा से पहले हो तो उसे घबराहट मान सकते हैं, और खेल प्रतियोगिता से पहले उत्साह। इसलिए इस सिद्धांत में सोच और अर्थ निर्धारण को बहुत महत्व दिया जाता है, सेक्टर सिंगर का द्विकारक सिद्धांत। तो शरीर का उत्तेजित होना काफ़ी नहीं है, इस उत्तेजना को हम कैसे समझते हैं, जैसे एग्जाम होने वाला है, ये BPCG 171, ठीक है, तो घबराहट होती है यार, भले ही आपने कितनी वीडियो देखी। देखो मैं कह रहा हूँ 3 ही वीडियो देख जाना, गारंटी है भाई, पास तो हो ही जाओगे और बहुत तगड़े नंबर आने वाले हैं। इससे पहले मैंने दिसंबर 2025 में एक वीडियो बनाया था, ठीक है, जो पेपर लगा था उसी पे वीडियो बना दिया मैंने, क्वेश्चन और आंसर उसमें सॉल्यूशन वीडियो, तो वो देख जाना। आपके जो 8 सवाल आते वो मैंने समझा दिए हैं इसी तरह से, और आप समझ ही रहे होगे दोस्तों, बहुत इजी लैंग्वेज में, और आप एग्ज़ाम के अंदर लिख सको ऐसी लैंग्वेज में यूज़ कर रहा हूँ, हिंदी में। वैसे तो इंग्लिश मीडियम के सब्जेक्ट हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं अपन, है ना, गलतियाँ हो सकती है दोस्तों। आप गलतियाँ भी बताइए, फीडबैक ज़रूर देना आपको कैसा लग रहा है वीडियो। तो सेक्टर सिंगर का द्विकारक सिद्धांत क्या है कि भाई, एक तो इसके अंदर हम उत्तेजित होते हैं, सांस फूलती है, हमारी घबराहट होती है, और दूसरा हम उस घटना की व्याख्या भी करते हैं कि यार एग्ज़ाम है तो हमें रिलैक्स रहना है, कूल रहना है, ठीक है। आगे है चौथा, विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत, ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी। क्या है ये? क्वेश्चन क्या आया था भाई, क्वेश्चन मत भूल जाना। इमोशंस यानी कि संवेग के विभिन्न सिद्धांतों को बताइए। तो विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत क्या, ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी, इस सिद्धांत के अनुसार हर इमोशन, हर संवेग के साथ उसका एक विपरीत संवेग भी जुड़ा होता है। जैसे बहुत अधिक डर के बाद राहत महसूस होती है अपने को, यह सिद्धांत बताता है कि भावनाएं स्थिर नहीं होती, वे समय के साथ बदलती हैं और विपरीत दिशा में जा सकती हैं। तो एक संवेग के साथ में उसका उल्टा संवेग जुड़ा होता है, यानी कि बहुत अधिक डर, जैसे कि घर में लाइट चली गई रात में, तूफान चल रहा है, डर लगने लग गया, लेकिन लाइट 5 मिनट बाद में आ जाती है, तो डर लगा पहले तो, फिर अपने को रिलीफ, राहत महसूस हुई। तो एक इमोशन के साथ में दूसरा इमोशन जब जुड़ता है, इस सिद्धांत को, इस थ्योरी को कहते हैं ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी या विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत। फिर पांचवा है संज्ञानात्मक मूल्यांकन सिद्धांत, कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी। लाजरस, विद्वान लाजरस के द्वारा दिया गया के अनुसार किसी घटना से पहले हम उसका मानसिक मूल्यांकन करते, दिमाग के अंदर सोचते हैं और उसी के आधार पर संवेग उत्पन्न होता है, इमोशंस उत्पन्न होते हैं। यानी घटना नहीं बल्कि उसके बारे में हम व्याख्या, हमारी जो व्याख्या संवेग को तय करती है। यानी कि मान लो किसी की तैयारी बहुत तगड़ी है, तीनों वीडियो देख लिए, लिख भी लिया, लिख लिख के याद भी कर लिया, अब उसको घबराहट नहीं होगी BPCG 171 के एग्जाम के पहले। लेकिन किसी ने ऊपर ऊपर से वीडियो देखा, याद भी नहीं किया, लिखा भी नहीं, तो उसको घबराहट ज़्यादा होगी। तो आपकी व्याख्या क्या है, घटना को देख करके आप क्या एक्सप्लेन कर रहे हो, मतलब किस तरह से उस घटना को समझ रहे हो, उसी हिसाब से आप इमोशंस आपके होंगे। यानी कि दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, घबराहट तेज हो जाएगी अगर उस घटना को अपन ऐसे मान रहे कि भाई पढ़ाई लिखाई नहीं की है मैं तो निष्कर्ष लिख सकते हो इस प्रकार। संवेग के विभिन्न सिद्धांत हमें बताते हैं कि इमोशंस केवल मन की अवस्था नहीं बल्कि शरीर और मस्तिष्क और सोच तीनों का संयुक्त परिणाम है। आगे क्वेश्चन नंबर 4, बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। बुद्धि, इंटेलिजेंस को डिफाइन करना है, मतलब बताना बुद्धि क्या होती है और बुद्धि के सिद्धांतों का वर्णन करना है। तो बुद्धि वह मानसिक क्षमता है हमारी, दिमाग की वह कैपेबिलिटी है जिसके द्वारा व्यक्ति सीखता है, समझता है, तर्क करता है, समस्या का समाधान करता है और नई परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेता है। सरल शब्दों में बुद्धि हमें सही निर्णय लेने, अनुभवों से सीखने और जीवन की समस्याओं को प्रभावी ढंग से सुलझाने में मदद करती है। पहला है स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत। चार्ल्स स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि 2 तत्वों से मिलकर बनी होती है, जी फैक्टर और एस फैक्टर। स्पीयरमैन क्या कहता है, हमारी जो इंटेलिजेंस है ना, बुद्धि है, वो 2 तत्वों द्वारा मिली होती है,
बन के तैयार होती है। दो तत्व है, जी फैक्टर और एस फैक्टर। जी फैक्टर क्या है? ये सामान्य बुद्धि है जो सभी बौद्धिक कार्यों में काम आती है, जबकि एस फैक्टर किसी विशेष कार्य की विशेष योग्यता, जैसे कि हम मैथमेटिक्स, हिसाब किताब कर रहे हैं, कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, संगीत सीख रहे हैं ना, तो हमारी एस बुद्धि काम करती है, क्योंकि एक विशेष काम है, कोई पर्टिकुलर काम है, स्पेशल काम है। तो इस सिद्धांत का मुख्य विचार यह है कि हर व्यक्ति में एक सामान्य मानसिक शक्ति होती है, लेकिन अलग अलग कार्यों के लिए कुछ विशेष क्षमताएं भी होती हैं। आगे है थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के सिद्धांत। तो एल थर्स्टन ने स्पीयरमैन की एक सामान्य बुद्धि की धारणा को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। विद्वान थर्स्टन ने स्पीयरमैन ने जो भी कुछ कहा उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा, थर्स्टन ने कहा कि बुद्धि कई प्राथमिक मानसिक योग्यताओं से बनी होती है। इसमें मुख्य है शब्द बोध, यानी कि शब्दों किस तरह समझते हैं, शब्द प्रवाह जो भी हम बोलते हैं, संख्यात्मक क्षमता यानी कि मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन अपन बहुत अच्छे से कर पाते हैं काफ़ी बार, और स्थानिक योग्यता यानी कि जगहों के नाम वगैरह याद रखना, स्मृति यानी कि मेमोरी, तर्क शक्ति और ग्रहण शक्ति। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक शक्ति नहीं है। थर्स्टन का जो प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत है वो क्या कहता है कि जो हमारी इंटेलिजेंस है ना, वो एक पावर नहीं है, शक्ति नहीं है, बल्कि कई क्षमताओं का समूह है। इसलिए कोई व्यक्ति भाषा में अच्छा हो सकता है, जबकि कोई दूसरा गणित में, कोई खेल में, है ना, कोई डांस सिंगिंग में अच्छा हो सकता है। तो किसी व्यक्ति को अपन डम्ब नहीं बोल सकते हैं आज के बाद में, ये तो अपने दिमाग के अंदर रखना, क्योंकि बुद्धि बहुत तरह की होती है ना, बुद्धि एक तरह की नहीं होती। कोई हो सकता है गाड़ी को ठीक करने में किसी की बुद्धि काम करे, किसी को कंप्यूटर चलाने में, किसी को पढ़ने में, किसी को डांस करने में, है ना। तो सब लोग टैलेंटेड है, भगवान के यूनिक क्रिएचर है भाई, रिस्पेक्ट है। तीसरा सिद्धांत है इंटेलिजेंस का, कैटल का द्रव है। कैटल विद्वान का नाम है, का द्रव है, और स्फटिकृत बुद्धि सिद्धांत। तो कैटल ने बुद्धि को दो भागों में बांटा, द्रव बुद्धि यानी कि फ्लूइड इंटेलिजेंस, और स्फटिकृत बुद्धि यानी कि क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। विद्वान कैटल ने हमारी इंटेलिजेंस को दो भागों में बांट दिया, एक तो फ्लूइड इंटेलिजेंस, एक क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। जो हमारी फ्लूइड इंटेलिजेंस जो होती है, देखो हिंदी काफ़ी टफ लग रही है यार, है ना। फ्लूइड इंटेलिजेंस इंग्लिश में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लूइड इंटेलिजेंस नई समस्याओं को हल करने और नए संबंध समझने में क्षमता रखती है। जैसे कि केमिस्ट्री पहली बार पढ़ रहे हैं तो कौन सी मेमोरी काम करेगी? फ्लूइड इंटेलिजेंस हमारी ये बुद्धि काम करेगी, है ना, मेमोरी गलत बोल दिया मैंने। जबकि स्फटिकृत बुद्धि हमारी जो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है वो कब काम करेगी? एक्सपीरियंस, एजुकेशन और अर्जित ज्ञान पर आधारित होती है, यानी कि पहले से लिए हुए ज्ञान पर आधारित होती है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। उदाहरण के लिए पहेली हल करना, मतलब कोई पहेली अपन हल करते हैं, है ना, सूझबूझ वाली, तो वो फ्लूइड इंटेलिजेंस वाला हमारे काम आता है। आगे चलते हैं। जबकि सामान्य ज्ञान, हमारा जो जनरल नॉलेज है, वो स्फटिकृत बुद्धि का उदाहरण है। गिलफोर्ड का संरचना मॉडल क्या है दोस्तों? गिलफोर्ड ने बुद्धि को यानी कि इंटेलिजेंस को बहुत व्यापक रूप में समझा है, यानी कि बहुत विस्तार में। उन्होंने कहा कि बुद्धि में संचालन यानी कि ऑपरेशंस, विषय वस्तु, कंटेंट्स और उत्पाद, प्रोडक्ट शामिल होते हैं। इन तीनों के अलग अलग मेल से अनेक बौद्धिक क्षमताएं बनती है। इस सिद्धांत ने स्पष्ट किया कि बुद्धि केवल IQ तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका बहुत ज़्यादा विस्तृत, बहुत ज़्यादा फैली हुई है। तो हम ये नहीं कह सकते तेरी IQ कमज़ोर है तो तू वीक है, ऐसा नहीं है भाई। बुद्धि है ना बहुत हद तक फैली हुई, कहाँ तक फैली हुई पता नहीं है ना। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है हर तरह का। गार्डनर और स्टर्नबर्ग के आधुनिक सिद्धांत क्या है? हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया, जिसमें भाषिक, तार्किक, गणितीय, सांगीतिक, शारीरिक, गतिशील, स्थानिक, पारस्परिक और आत्म पारस्परिक जैसी अनेक बुद्धियों का वर्णन किया था। मैंने बताया था हार्वर्ड गार्डनर ने 8 तरह की बुद्धियाँ बताई हैं। वो 8 तरह की बुद्धि ये आपके सामने लिखी हुई है। और रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने त्रिआयामी, 3 डायमेंशनल थ्योरी दिया। और ये स्टर्नबर्ग का एक क्वेश्चन मैंने बनाया, उसके अंदर मैं थोड़ा सा डिटेल में भी समझा दूंगा, जिसमें उन्होंने स्टर्नबर्ग ने विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक, विश्लेषणात्मक यानी कि किसी चीज़ का एनालिसिस करते हैं अपन, सृजनात्मक यानी कि कुछ क्रिएट करते हैं, जैसे कि पेंटिंग बना दिया या फिर कुछ क्राफ्ट का काम हो गया ना, हाथ वाथ हैंडीक्राफ्ट के कुछ काम हो गए, सृजनात्मक काम। और व्यवहारिक बुद्धि यानी कि जो हमारी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को उसको महत्व दिया, किसने? स्टर्नबर्ग ने। ये सिद्धांत बताते हैं कि हर व्यक्ति को की बुद्धि का रूप अलग हो सकता है। निष्कर्ष लिख सकते हैं आप, इस प्रकार बुद्धि केवल पढ़ाई में अच्छे अंक लाने तक
लाने की क्षमता नहीं, बल्कि सीखने, सोचने, तर्क करने और जीवन में अनुकूलन करने की समग्र शक्ति है। प्रत्यक्षण यानी कि परसेप्शन के चरण और प्रत्यक्षण के नियम बताने हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल दोस्तों, इसको छोड़ के आते क्योंकि समझ में नहीं आता पहली बात तो आज समझो आप, आज समझो। मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में प्रत्यक्षण को इंग्लिश में कहते हैं परसेप्शन। वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति इंद्रियों से प्राप्त सूचनाओं का संचय चयन यानी कि इंद्रियों मतलब हमारी, जैसे कि हमने कुछ देखा, कुछ सुना, कुछ सूंघा, तो हम सेलेक्ट करते हैं, संगठित यानी कि उनको एक जगह इकट्ठा भी करते हैं, अर्थ निर्धारण करता है। तो मनोविज्ञान में परसेप्शन एक मानसिक प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति इंद्रियों से प्राप्त सूचनाओं का सिलेक्शन करता है, उनको इकट्ठा करता है और उनका मीनिंग समझने की कोशिश करता है। केवल संवेदना यानी कि सेंसेशन में हम उत्तेजना को महसूस करते हैं, जबकि प्रत्यक्षण में हम उसका अर्थ भी समझते हैं। उदाहरण से समझो आप, आंखों से किसी भी आकृति को देखना संवेदना है। जैसे कि आप क्रिकेट की बॉल को देख रहे हो तो आंखों से किसी आकृति को देख लिया, संवेदना है। लेकिन उसे पेड़ या मनुष्य या किताब के रूप में पहचाना कि आपको पता लग गया तो क्रिकेट की बॉल है, आपने अर्थ समझ लिया। देखो, आकार जब आप समझते हो कि भाई ये क्रिकेट की बॉल है, गोल है, ये सिर्फ गोल है ना, ये संवेदना है, ये सेंसेशन है। लेकिन जब आप उसका मीनिंग भी समझते हो, क्रिकेट की बॉल है यार ये तो ये क्या है, ये परसेप्शन है। तो परसेप्शन के मुख्य चरण देख लो फटाफट से। प्रत्यक्षण की प्रक्रिया को सामान्यतः 3 मुख्य चरणों में समझाया जाता है। पहला चरण चयन, सिलेक्शन। जैसे कि हमारे आसपास अनेक उद्दीपक उपस्थित होते हैं, जैसे कि हम कुछ चीज़ देखते हैं, है ना। उद्दीपक यानी कि स्टिमुलाई, अभी बताया मैंने, जैसे भूख लगना, है ना, अंदर दुख फील करते हैं, और जैसे कि बाहर की जो लाइट है, ठंडक है, वो सारे स्टिमुलाई हैं हमारे। तो बाहर अनेक उद्दीपक उपस्थित रहते हैं पर हम सब पर ध्यान नहीं देते, हम कुछ विशेष उद्दीपकों को चुनते हैं। दूसरा चरण है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। चुनी हुई सूचनाओं को मस्तिष्क एक व्यवस्थित रूप देता है, ऑर्गेनाइज करता ताकि वे अर्थपूर्ण बनी रहें। तीसरा चरण है व्याख्या या अर्थ निर्धारण, इंटरप्रिटेशन। इस चरण में व्यक्ति अपने अनुभव, अपेक्षा जो कि एक्सपेक्ट करता, रुचि और परिस्थिति के आधार पर उन स्टिमुलाई को, उन उद्दीपकों का अर्थ निकालता है। इस प्रकार प्रत्यक्षण केवल देखना है, सुना नहीं है, बल्कि समझना है। अब जैसे कि आप स्कूटी ले जा रहे हो, आपको सुंदर सुंदर फूल दिखाई दिए एक नर्सरी में, वो स्टिमुलाई हो गया ना, वो सुंदरता क्या हो गई, वो स्टिमुलाई हो गई। अगर आपकी रुचि है, आपके पास में पेड़ पौधे लगाने का अनुभव है, तो आप नर्सरी जाओगे, फूल के पौधे उठा के घर पे ले आओगे वो, ठीक है। तो परसेप्शन में अपन मीनिंग भी समझते हैं किसी भी चीज़ का। प्रत्यक्षण के नियम क्या? प्रत्यक्षण के नियम मुख्यतः गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने बनाए थे। तो गेस्टाल्ट मैंने आपको बताया कि भाई हम किसी चीज़ को पूर्ण रूप में देखते हैं। इसका मानना था कि व्यक्ति वस्तुओं को टुकड़े में नहीं बल्कि समग्र रूप में ग्रहण करता है। अब जैसे कि मान लो एक बड़ी सी क्रिकेट की वो फुटबॉल की बॉल है, ठीक है, ऊपर से मान लो थोड़ी फटी हुई है या टूटी हुई है, या फिर एक सेव है यार, है ना, सॉरी सेव नहीं, तरबूज मानो आप, तो तरबूज ऊपर से थोड़ा कटा हुआ है, तब भी तो उसको गोल मानेंगे ना अपन, या ऐसे कह देंगे कि बिखरा हुआ है। तो हम बिखरा हुआ चीज़, हमारा जो दिमाग है ना कैसे काम करता है, ये बिखरे हुए चीज़ को एक पूरी चीज़ मानता है, ठीक है। पहला नियम है इसका निकटता का नियम, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। जो वस्तुएं पास पास होती है उन्हें हम एक समूह मान लेते हैं। दूसरा है समानता का नियम, जो वस्तुएं रंग, आकार या रूप में समान हो वे एक साथ दिखाई देती हैं। यानी कि मान लो आपके पास में तरह तरह की पेंसिल्स हैं, पेन है, तो मान लो पिंक कलर के पेन या पेंसिल एक साथ दिखाई देंगे आपको, ये होता है लॉ ऑफ सिमिलरिटी का नियम। ये परसेप्शन के नियम में भाई ये ध्यान रखना। तीसरा है पूर्णता का नाम, लॉ ऑफ क्लोजर। अधूरी आकृति को भी हमारा जो मन पूर्ण रूप में देखता है। तो मैंने आपको बताया तरबूज कटा हुआ ऊपर से, फिर भी अपन उसको पूरा देखेंगे ना। चौथा है सततता का नियम, लॉ ऑफ गुड कंटिन्यूएशन। हम रेखाओं या आकृतियों को निरंतर रूप में देखना पसंद करते हैं। मान लो आप मोबाइल की स्क्रीन पे एक सीधी लाइन देख रहे हो, ठीक है, देखते जा रहे हो देखते जा रहे हो देखते जा रहे हो, बीच में से थोड़ी कटी हुई लाइन आ गई, लेकिन हमारा दिमाग क्या सोचता है, ये पूरी लाइन है ना कि ये टूटी हुई लाइन है। तो हम चीज़ों को लगातार देखना पसंद करते हैं, लगातार चल रही है वो कंटिन्यूएशन में। पांचवा है प्रेग्नांज का नियम, लॉ ऑफ प्रेग्नांज, जिसके अनुसार मन वस्तुओं को, जो हमारा मन है वो वस्तुओं को सबसे सरल, स्पष्ट और संतुलित रूप में ग्रहण करता है। ये नियम बताता है कि मस्तिष्क सूचनाओं को अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित करता है, ठीक है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये परसेप्शन आ सकता है, इसको रट लेना परसेप्शन को,
ठीक है, मतलब जो भी चीज़ देखते हैं उसका अर्थ भी अपन समझते हैं साथ साथ में। क्वेश्चन नंबर 6, मानव विकास की धारणा की व्याख्या कीजिए। मानव वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले मुद्दों एवं कारकों की चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि अच्छा इंट्रोडक्शन होना चाहिए, परिचय अच्छा लिखो आप। ये मानव विकास होता क्या है बता दो। एक निरंतर और जीवन पर्यंत यानी कि पूरे जीवन भर चलने वाली एक प्रोसेस होती है मानव विकास, जिसके माध्यम से व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, भाषाई, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक परिवर्तन होते हैं। विकास केवल शरीर के बढ़ने का नाम नहीं है कि मेरी हाइट बढ़ गई, हाथ पैर बढ़ गए, बल्कि व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति की सोच, व्यक्ति की समझ, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में होने वाले गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तनों का एक समग्र रूप है मानव विकास। ठीक है, तो मानव विकास क्या भाई, इसके अंदर हमारी सोच, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी सब कुछ आ जाती है और मतलब शरीर तो बढ़ ही रहा है और बाकी इन सब में भी ग्रोथ होती है, ये मानव विकास कहलाता है। तो मानव वृद्धि और विकास में अंतर भी समझना बहुत ज़रूरी है कि ह्यूमन ग्रोथ और ह्यूमन डेवलपमेंट एक ही होता है क्या। देखो, मानव वृद्धि का मतलब है शरीर का आकार, ऊंचाई, वजन और अंगों के विस्तार से है, इसलिए यह अधिकतर मात्रात्मक परिवर्तन है, यानी कि क्वांटिटेटिव चेंज है ये ह्यूमन ग्रोथ। इसके विपरीत जो मानव विकास है वो एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति की क्षमताओं, व्यवहार, भावनाओं और अनुकूलन शक्ति में गुणात्मक परिवर्तन आते हैं। यानी अनुकूलन शक्ति का मतलब भाई कोई कठिन परिस्थिति, एडवर्स सिचुएशन भी आ रही है तब भी अपन ढल जाते हैं उसके मुताबिक। उदाहरण के लिए बच्चे की लंबाई बढ़ना ये मानव वृद्धि कहलाएगा, लेकिन भाषा सीखना, तर्क करना और सामाजिक नियम समझना ये मानव विकास है। इसलिए कहा जाता है कि वृद्धि विकास का एक भाग है, पर विकास केवल वृद्धि नहीं है। मानव विकास को प्रभावित करने वाले कुछ मुद्दे भी मनोविज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पहला मुद्दा है वंशानुक्रम, यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, बनाम यानी कि वर्सेज वातावरण, हेरिडिटी वर्सेज इन्वायरमेंट। तो पहला मुद्दा ये है कि भाई प्रश्न उठाता है कि व्यक्ति का विकास जन्मजात गुणों से अधिक प्रभावित होता है या उसके परिवेश से, है ना। जैसे कि हमारे दोस्त जैसे वैसे ही तो हम हो जाएंगे। कई लोग मानते हैं कि नहीं, तुम्हारे माँ बाप जैसे तुम वैसे ही होगे। आज अधिकांश मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि विकास दोनों की परस्पर क्रिया का परिणाम है, यानी कि आपके दोस्त भी डिसाइड करेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, आपका व्यवहार कैसा होगा, और आपके माँ बाप जो है वो भी डिसाइड करेंगे। दूसरा मुद्दा है निरंतरता बनाम अवस्थात्मक विकास, कंटिन्यूटी वर्सेज स्टेजेस, अर्थात विकास धीरे धीरे होता है या अलग अलग चरणों में। तो कुछ डिबेट करते हैं मनोवैज्ञानिक कि भाई इंसान का जो विकास है वो धीरे धीरे होता है अलग अलग चरणों में। तीसरा मुद्दा है प्रारंभिक अनुभव बनाम बाद के अनुभव, यानी बचपन के अनुभव अधिक महत्वपूर्ण है या बाद के जीवन के अनुभव। कुछ साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक इस बात पर भी बहस करते हैं, तो 3 मुद्दे याद रखना। अब विकास की जो मानव विकास की प्रभावित करने वाले मुख्य कारक देख लेते हैं भाई। पहला है वंशानुक्रम। आपके माँ बाप की हाइट, उनका मतलब उनके जो बालों का रंग है, उनके जो हड्डियों का आकार जैसा होगा वैसे ही तो आपका होगा। तो इससे शरीर की बनावट, बुद्धि की संभावनाएं, रंग रूप और कुछ स्वभावगत विशेषताएं प्रभावित होती है। वातावरण में देख लो, परिवार, विद्यालय, मित्र, संस्कृति और समाज, व्यक्ति, ये सब क्या करते हैं, हमारी पर्सनैलिटी को आकार देते हैं। इसी वजह से तो कहा गया है कि भाई 10 केलों के अंदर 1 केला खराब हो तो 9 केले खराब हो ही जाएंगे वो, ठीक है। तो इसलिए अच्छा फ्रेंड सर्कल हमारा होना चाहिए। पोषण और विकास, न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे लो यार, डाइट वगैरह अच्छी लिया करो। संतुलित भोजन, व्यायाम और चिकित्सा सुविधाएं अच्छे विकास के लिए आवश्यक है। शिक्षा और सीखने के अवसर, उचित शिक्षा से भाषा, तर्क शक्ति और सामाजिक विकास, सामाजिक समझ विकसित होती है। संवेगात्मक वातावरण, प्रेम, सुरक्षा और प्रोत्साहन मिलने पर बच्चा आत्मविश्वासी बनता है, जबकि उपेक्षा से विकास रुक जाता है। उदाहरण के लिए एक बच्चा यदि अच्छे पोषण, सहायक परिवार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में बढ़ता है तो उसका विकास अधिक संतुलन होता है। तो एक बच्चे को शुरू से ही मान लो घर वालों से काफ़ी सपोर्ट मिला, प्यार मिला घर वालों से, तो आगे जाकर बहुत ज़्यादा उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, कोई डाउट नहीं होगा, कोई फियर नहीं होगा, बच्चा कामयाब होगा। निष्कर्ष में मानव विकास एक बहुआयामी यानी कि मल्टी डायमेंशनल और एक जटिल प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया जो कि जीवन भर चलती रहती है। मानव विकास जो जन्म से वृद्धावस्था तक चलती है, इसमें वृद्धि, परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी, सीखना और सामाजिक अनुभव सब शामिल होते हैं। तो आपको अगर ये इम्प्रेसिव बनाना है, ठीक है, इम्प्रेसिव बनाना है इसी आंसर को, तो आपको एग्जाम्पल भी लिख देने हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो परीक्षा में प्रभावशाली उत्तर लिखने के लिए परिभाषा और वृद्धि विकास में अंतर लिखो, आप प्रमुख मुद्दे लिखना, और यही सब टॉपर स्टाइल का आंसर बनाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से लास्ट में टिप्स भी हो गए, और निष्कर्ष में यहाँ तक लिख देना आप, अनुभव सब शामिल होते हैं, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 7, संज्ञानात्मक विकास की पियाजे थ्योरी की व्याख्या कीजिए।
तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास यानी कि दिमाग किस तरह से काम करता है, सोचने, समझने, तर्क करने और सीखने की प्रक्रिया को समझाने के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया। पियाजे के अनुसार बच्चा कोई निष्क्रिय प्राणी नहीं होता, बल्कि वह अपने वातावरण के साथ क्रिया करके स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। अर्थात बच्चा अनुभव और वस्तुओं और परिस्थितियों सीखते हुए अपनी बुद्धि का विकास करता है। यही कारण है कि पियाजे का सिद्धांत बाल विकास को समझने में बहुत उपयोगी समझा जाता है। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में दो प्रक्रियाएं काम करती हैं, एक तो अंगीकरण, दूसरा है समायोजन। अंगीकरण को अपन असाइमिलेशन कहते हैं और समायोजन को अकोमोडेशन। तो असाइमिलेशन यानी कि अंगीकरण क्या? अंगीकरण में बच्चा नई जानकारी को अपने पुराने ज्ञान के अनुसार समझने का प्रयास करता है कि मैंने क्या सीखा हुआ है और ये नई जानकारी मुझे क्या सिखाना चाहती है। समायोजन में वह अपने पुराने ज्ञान को बदलकर नई जानकारी के अनुसार ढालता है। जैसे कि उसने सुना कि जो धरती है उसके चारों तरफ सूरज घूमता है, लेकिन उसने विज्ञान की किताबों में पढ़ा कि जो सूरज है ना उसी के चारों तरफ अर्थ रोटेट करती है। तो समायोजन में क्या करेगा बच्चा? पुराने ज्ञान को बदलकर नई जानकारी के अनुसार वो अपना नया ज्ञान ढाल लेगा। इन दोनों के संतुलन को संतुलन इक्विलिब्रेशन कहा जाता है। यही प्रक्रिया बच्चे के मानसिक विकास को आगे बढ़ाती है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्था में बांटा। पहला है संवेदीगामक अवस्था, सेंसोरोमोटर स्टेज। तो जन्म से 2 वर्ष तक इस अवस्था में बच्चा इंद्रियों, शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से दुनिया को समझता है। वह छूकर, देखकर, सुनकर और पकड़कर सीखता है। इस अवस्था की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि जैसे क्रिकेट की बॉल को देखना समझ जाता है। अर्थात बच्चा समझने लग जाता है कि वस्तु आंखों से ओझल होने पर भी अस्तित्व में रहती है। तो जैसे कि क्रिकेट की बॉल आपने उसके हाथों में से ले ली है तो भी वह समझता है कि बॉल तो आपके पास में ही है। यह है संवेदीगामक अवस्था, सेंसोरोमोटर स्टेज कहते हैं। इसी तरह से बच्चा आगे सीखेगा। तो ये पियाजे का संज्ञानात्मक कोग्निटिव डेवलपमेंट है। आगे है दोस्तों दूसरा चरण, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो 2 से 7 वर्ष तक के इस अवस्था में भाषा का विकास तेज होता है। बच्चा प्रतीकों का प्रयोग सीखता है, वह कल्पना करता है, खेलता है, शब्दों के माध्यम से सोचता भी है, लेकिन उसकी सोच अभी तर्कपूर्ण नहीं होती। इस अवस्था में आत्म केंद्रिता यानी कि ईगोसेंट्रिज्म पाया जाता है, यानी बच्चा दुनिया को केवल अपने दृष्टिकोण से देखता है। तीसरा है ठोस संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। 7 से 11 साल के बीच में ये अवस्था चलती है। जीन पियाजे का अपन कोग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं भाई, ये ध्यान रखना। जीन पियाजे इस अवस्था में बच्चा तर्क करना शुरू कर देता है, लेकिन केवल ठोस वस्तु और वास्तविक स्थितियों के बारे में। वह संरक्षण, कंजर्वेशन यानी कि कुछ चीज़ों को अपने पास रखना चाहता है, जैसे खिलौनों को, क्रिकेट के बैट को। ये ठोस संक्रियात्मक अवस्था में वर्गीकरण, क्रमबद्धता को समझने लगता है ना, क्लासिफिकेशन, चीज़ों को बांटना, चीज़ों को ऑर्डर में रखना। उदाहरण के लिए वह जान जाता है कि बर्तन का आकार बदलने से पानी की मात्रा नहीं बदलती है। चौथा है 11 वर्ष के बाद औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था में किशोर अमूर्त चिंतन, कल्पनात्मक तर्क और समस्या समाधान की उच्च क्षमता विकसित कर लेता है। वह भविष्य के बारे में सोच सकता है। किसमें? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। परिकल्पना बना सकता है और इस सिद्धांत पर विचार कर सकता है। आगे चलते निष्कर्ष लिख देना आप। इस प्रकार पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत हमें बताता है कि बच्चों की सोच उम्र के साथ क्रमशः विकसित होती है। यह सिद्धांत शिक्षा, बाल पालन और मनोविज्ञान में बहुत उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो साइकोलॉजी है इसका एप्लीकेशन कहाँ किन किन क्षेत्रों में किया जा रहा है? मनोविज्ञान का जो अनुप्रयोग है कहाँ पर किया जा रहा है? तो मैंने लिखा जैसे कि सेना और विमानन क्षेत्र में, आपराधिक और फोरेंसिक क्षेत्र में अपराधियों को पकड़ने के लिए, शिक्षा और खेल क्षेत्र में नैदानिक यानी कि क्लिनिकल, जैसे कि कोई पेशेंट आए उसके लक्षण को देखकर डॉक्टर बीमारी को बता देता है, वो नैदानिक कहलाएगा, उसका उपचार करेगा। और स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या प्रयोग किया जा रहा है? ये सवाल इस तरह से भी आ सकता है कि जो मनोविज्ञान है उसका अनुप्रयोग किन किन क्षेत्रों में हो रहा है, तो ये सब क्षेत्र आप लिख के आ जाना। मनोविज्ञान, मानव व्यवहार। सबसे पहले तो मनोविज्ञान का मतलब बता दो। मानव व्यवहार सोच, भावनाओं और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसका उपयोग केवल सिद्धांतों को सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के अनेक व्यवहारिक क्षेत्रों में भी होता है, जैसे कि सेना, विमानन यानी कि एविएशन, जैसे एयरपोर्ट वगैरह ना। अपराध जांच, शिक्षा, खेल, नैदानिक, स्वास्थ्य सेवा में मनोविज्ञान की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। यह व्यक्ति की क्षमता बढ़ाने, समस्याओं को समझने और सही निर्णय लेने में मदद करता है। सेना और विमान क्षेत्र में देखते हैं। इस क्षेत्र में मनोविज्ञान का उपयोग चयन, प्रशिक्षण और तनाव प्रबंधन में किया जाता है। सैनिकों और पायलटों के लिए मानसिक दृढ़ता यानी कि दिमाग से वो मजबूत रहे, ठीक है। प्लेन है, किसी भी स्थिति में उसको
लैंड करवाना, चाहे उसमें आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, ध्यान, त्वरित निर्णय, बहुत क्विक डिसीजन लेना सिखाता है मनोविज्ञान पायलटों को। साहस और भावनात्मक संतुलन बहुत आवश्यक होते हैं। मनोवैज्ञानिकों परीक्षणों द्वारा यह योग्य व्यक्तियों का चयन किया जाता है। युद्ध या आपात स्थिति में तनाव, भय या दबाव को नियंत्रित करने के लिए मनोविज्ञान उपयोगी है। विमानन क्षेत्र में पायलट की एकाग्रता, थकान, प्रतिक्रिया समय, किस तरह से रिस्पॉन्स देता और मानवीय भूलों को समझने में इसका विशेष योगदान है। तो चाहे सेना युद्धों की बात करें अपन, ठीक है, या फिर विमानन एविएशन क्षेत्र की, तो वहाँ पर पायलटों को ट्रेनिंग देने में साइकोलॉजी का आज यूज हो रहा है। दूसरा है आपराधिक एवं फोरेंसिक क्षेत्र में। तो इस क्षेत्र में मनोविज्ञान अपराधी के जो क्रिमिनल है उसका बिहेवियर चेक करता है, उसके उद्देश्यों और मानसिक स्थिति को समझने में मदद करता है कि वो झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। अपराध की जांच में गवाहों के बयान, झूठ पकड़ने, पूछताछ की तकनीक और अपराधी की मानसिक प्रवृत्ति का अध्ययन किया जाता है। फोरेंसिक मनोविज्ञान अदालतों को यह समझने में सहायता देता है कि अपराधी मानसिक रूप से स्वस्थ है या नहीं। इसके अलावा अपराध निवारण, अपराधियों के पुनःवास यानी कि रिहेबिलिटेट करना, ताकि वो आगे चल कर के कोई क्राइम ना करे, और किशोर अपराध यानी कि जो बच्चे क्राइम कर लेते हैं 15 साल से पहले, उनकी रोकथाम में भी मनोविज्ञान काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आगे चलते हैं शिक्षा क्षेत्र में। तो शिक्षा में मनोविज्ञान का प्रयोग छात्र की सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए किया जाता है। इससे शिक्षक यह जान पाता है कि बच्चे अलग अलग गति और शैली से सीखते हैं। कोई धीरे सीखता है, कोई 2 दिन बाद में सीख जाएगा, कोई पहले तुरंत सीख जाता है। कोई बच्चा डफर नहीं होता, कोई बच्चा इंटेलिजेंट नहीं होता। सब मतलब यूनिक क्रिएचर, आप ये मानो, अद्वितीय अनुपम कृति है भगवान की। तो इससे टीचर जान पाता कि बच्चे अलग अलग गति और शैली सीखते हैं। बुद्धि यानी कि हमारी जो इंटेलिजेंस है, रुचि, हमारा इंटरेस्ट, अभिवृत्ति, एटीट्यूड, स्मृति, मेमोरी, प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन और व्यक्तित्व को समझकर बेहतर शिक्षण विधियाँ अपनाई जाती हैं। मनोविज्ञान कमजोर छात्रों की सहायता, परामर्श, अनुशासन, कक्षा व्यवस्था तथा परीक्षा तनाव कम करने में भी उपयोगी है। इस प्रकार यह शिक्षा को अधिक प्रभावी और छात्र केंद्रित बनाता है। खेल क्षेत्र में मनोविज्ञान देख लो। अब खिलाड़ी ये काफ़ी टेंशन प्रेशर में रहते हैं, तो उनकी मानसिक तैयारी, उनके अंदर आत्मविश्वास, प्रेरणा, टीम भावना और प्रदर्शन को बेहतर बनाने में सहायक होता है। कई बार खिलाड़ी शारीरिक रूप से सक्षम होते हुए भी तनाव, डर, दबाव के कारण अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। जैसे कि भारत पाकिस्तान का मैच है, कितना ज़्यादा प्रेशर होता होगा भाई, कितना ज़्यादा प्रेशर होता, लेकिन वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट रहते हैं दोस्तों, है ना। तो मनोविज्ञान उन्हें अपना लक्ष्य निर्धारण करने, ध्यान पर नियंत्रण करने, भावनात्मक संतुलन और हार जीत को सही रूप में स्वीकार करने की शक्ति देता है। इससे खिलाड़ियों का प्रदर्शन और मानसिक मजबूती दोनों बढ़ते हैं। आगे चलते हैं नैदानिक एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में मनोविज्ञान का प्रयोग। तो नैदानिक मनोविज्ञान मानसिक रोगों जैसे चिंता, अवसाद, तनाव, भय और व्यवहार संबंधी समस्याओं के निदान और उपचार में काम आता है। स्वास्थ्य मनोविज्ञान यह बताता है कि मानसिक अवस्था का शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मनोविज्ञान रोगी को परामर्श, मनोचिकित्सा और व्यवहार संशोधन के माध्यम से बेहतर जीवन जीने में मदद करते हैं। अस्पतालों, पुनःवास केंद्रों और स्वास्थ्य कार्यक्रमों में इसकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। निष्कर्ष लिख दो यार, है ना। एग्जामिनर सोचेगा बंदा पढ़ के आया यार, हर क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन लिख रहा है, मेन बॉडी तो लाजवाब है इसका, और निष्कर्ष भी लिख रहा है। तो इसका नंबर क्यों काटूँ मैं, तब जाके आते हैं 275-80 नंबर, और बहुत होते हैं वो 100 में से, है ना। अतः मनोविज्ञान एक अत्यंत उपयोगी विषय है, विज्ञान है जिसका प्रयोग जीवन के अनेक क्षेत्रों में किया जाता है। यह व्यक्ति की क्षमता, व्यवहार और मानसिक स्वास्थ्य को समझकर समाज को अधिक सुरक्षित, स्वस्थ और प्रभावी बनाने में योगदान देता है। यही इसकी व्यवहारिक महत्ता है। क्या बात है भाई। क्वेश्चन नंबर 9, चिंतन का संप्रत्यय। देखो, चिंतन को इंग्लिश में कहते हैं थिंकिंग, और संप्रत्यय का मतलब कॉन्सेप्ट, यानी कि क्या समझते हो आप थिंकिंग से। तभी मैं कह रहा हूँ, अगर आपको हिंदी के वर्ड, देखो मुझे तो ये टफ लग रहे हैं यार, समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने इंग्लिश का देखा तो आया समझ में। एवं इसके विभिन्न प्रकारों के, थिंकिंग के कितने टाइप होते हैं, और थिंकिंग का जो प्रोसेस होता है, थिंकिंग की जो प्रक्रिया होती है, चिंतन की प्रक्रिया, उसकी व्याख्या करनी है। तो 3 सवाल हो गए। चिंतन से आप क्या समझते हैं, इसके टाइप और इसकी प्रोसेस। तो एक एक करके लिखते हैं अपन। विचार या थिंकिंग एक उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी समस्या, घटना, वस्तु या अनुभव के बारे में मन में विचार करता, अर्थ निकालता, निर्णय लेता है और समाधान खोजता है ना। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले विचार ही तो आते हैं तरह तरह के, और फिर हम उन विचारों की सहायता से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। जैसे कि कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा तो कौन सी किताब पढूं, कौन से टीचर से पढूं, है ना, कहाँ से नोट्स लिखूं। तो काफ़ी तरह के विचार हैं। सोचने की प्रक्रिया में व्यक्ति केवल जानकारी को याद नहीं करता, बल्कि
उसे तुलना, विश्लेषण, तर्क, कल्पना और निर्णय के रूप में उपयोग करता है। जब हम किसी प्रश्न का उत्तर खोजते हैं, किसी योजना पे विचार करते हैं या सही गलत का निर्णय करते हैं, तब थिंकिंग काम करती है। इसलिए विचार को समस्या समाधान, निर्णय निर्माण और सीखने का आधार माना जाता है। मनोविज्ञान में इसे एक कॉग्निटिव प्रोसेस भी कहा जाता है। विचार के मुख्य प्रकार कई आधारों पर बताए जाते हैं, जैसे कि प्रत्यक्ष या मूर्त विचार, परसेप्चुअल और कॉन्क्रीट थिंकिंग। तो ये पहला टाइप है प्रत्यक्ष विचार, जिसमें व्यक्ति ठोस वस्तुओं और सीधे अनुभवों के आधार पर सोचता है। दूसरा संकल्पनात्मक या अमूर्त विचार, अमूर्त यानी कि जो दिखता नहीं है, जिसमें शब्दों, संकेतों और धारणाओं के आधार पर सोचा जाता है। तीसरा है विश्लेषणात्मक विचार, एनालिटिक थिंकिंग, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम है उसके छोटे छोटे भागों में उसको तोड़कर समझा जाता है। जैसे कि मान लो आपको कोई एग्ज़ाम क्रैक करनी है, तो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कि मेरे को कितने साल तैयारी करनी है, कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी है ना, कहाँ से मॉक टेस्ट लगाने हैं, तो टुकड़ों में बांट दो, कोई बड़ी प्रॉब्लम हो सोल्व हो जाएगी। इसलिए दोस्तों एक नंबर सब्जेक्ट लगता है BPCG 171। चौथा संश्लेषणात्मक विचार, सिंथेटिक थिंकिंग, यानी कि बहुत सारे विचारों को अपन तुलना करते हैं, है ना, समझते हैं, सीखते हैं, जिसमें अलग अलग तथ्यों को जोड़कर नया निष्कर्ष बनाया जाता है। पांचवा अभिसारी विचार, कन्वर्जेंट थिंकिंग, जिसमें एक सही उत्तर की ओर बढ़ा जाता है। और विसारी उत्तर, है ना, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, जिसमें अनेक संभावित उत्तर या नए विचार उत्पन्न होते हैं। मान लो एग्ज़ाम मुझे निकालना है, इस एग्ज़ाम के क्या रिजल्ट होंगे, नहीं निकला तो मेरा क्या होगा, कौन सी किताब पढूं, घर वाले क्या बोल रहे हैं इस एग्ज़ाम को लेकर के। ये ऐसे अगर थिंकिंग हो तो आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग है, जिसमें अनेक संभावित उत्तर या नए विचार उत्पन्न होते हैं। और एक है रचनात्मकता, जैसे कि क्रिएटिविटी है। तो क्रिएटिविटी में नए नए आपके थिंकिंग थॉट्स आते हैं। तो कोई चित्र बना रहे हो आप, वो क्या है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। विचार की प्रक्रिया को समस्या समाधान की प्रक्रिया से समझा जाता है। इसमें सामान्यतः ये चरण आते हैं। पहले तो हम समस्या की पहचान करते हैं, फिर समस्या को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते, डिफाइन करते, फिर संभव विकल्प, हमारे पास में क्या ऑप्शन अवेलेबल है, क्या समाधान हो सकते हैं, उस पर विचार करना। चौथा है उपयुक्त विकल्प का चयन करना, जो भी हमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन लगता है उस पर थिंकिंग करना, और समाधान को लागू करना और परिणाम का मूल्यांकन करना, यानी कि असेसमेंट करना आउटकम्स का। निष्कर्ष में लिख सकते हैं विचार एक सक्रिय, लक्ष्य उन्मुख और बौद्धिक प्रक्रिया। लक्ष्य में उन्मुख यानी कि गोल ओरिएंटेड, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना, जो व्यक्ति को समझने, निर्णय लेने और समस्याओं का समाधान करने में सहायता करती है। इसके विभिन्न प्रकार मानव बुद्धि की विविधता को दिखाते हैं, जबकि इसकी प्रक्रिया बताती है कि प्रभावी सोच क्रमबद्ध और उद्देश्यपूर्ण होती है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 10, मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए तथा मनोविज्ञान की वैज्ञानिक प्रकृति पर चर्चा कीजिए। तो मनोविज्ञान क्या, मानव और अन्य जीवों के व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। सरल शब्दों में कहूँ तो मनोविज्ञान यह जानने का प्रयास करता है कि व्यक्ति क्या सोचता है, क्या महसूस करता है, कैसे सीखता है और कैसे याद रखता है, कैसे व्यवहार करता है। पहले मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा जाता था, लेकिन आधुनिक दृष्टि से इसे व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान माना जाता है। मानसिक प्रक्रियाओं में संवेदना यानी कि इमोशंस, प्रत्यक्षण यानी कि परसेप्शन, धारणा, है ना, किसी चीज़ को देख करके उसका अर्थ समझना, ये प्रत्यक्षण कहलाता है। सीखना, स्मृति, चिंतन, थिंकिंग, बुद्धि, इंटेलिजेंस, संवेग, प्रेरणा और व्यक्तित्व जैसी बातें शामिल होती हैं किसमें, मानसिक प्रक्रियाओं में। इस प्रकार मनोविज्ञान केवल सिद्धांतों का विषय नहीं है, बल्कि मानव जीवन को समझने का एक प्रैक्टिकल और एक यूज़फुल साइंस है। मनोविज्ञान की वैज्ञानिक प्रकृति को समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इस क्वेश्चन में दो पोर्शन थे, एक तो मनोविज्ञान की परिभाषा बतानी है, फिर इसकी साइंटिफिक और नेचर पे, वैज्ञानिक प्रकृति पे आपको डिस्कस करना है। तो वैज्ञानिक प्रकृति को समझना बहुत ज़रूरी है। विज्ञान वह है जो तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन करता है। वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी, कि आप अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को, भावनाओं को अलग रख दो और जो डेटा है, फैक्ट है, सच्चाई है, उस पर बात करें, वस्तुनिष्ठ सोच कहलाती है। परीक्षणीय और प्रमाण आधारित तरीके से करें, ये विज्ञान कहलाता है। विज्ञान क्या है, किसी भी चीज़ का क्रमबद्ध, वस्तुनिष्ठ और परीक्षणीय यानी कि जिसका परीक्षण किया जा सके, टेस्ट किया जा सके, और प्रमाण आधारित, जो चीज़ ऑथेंटिक हो, जिसके प्रूफ हो कुछ, तो विज्ञान इस तरह से काम करती है। मनोविज्ञान भी मानव विज्ञान का अध्ययन इसी वैज्ञानिक ढंग से करता है। मनोविज्ञान केवल अनुमान या कल्पना पर भरोसा नहीं करता, बल्कि वे अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन देख करके, प्रयोग करके, परीक्षण करके, टेस्ट करके, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू करके, है ना, और सर्वेक्षण, सर्वे करके जैसी वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करते हैं साइकोलॉजिस्ट मानव के व्यवहार को जानने के लिए। उदाहरण के लिए यदि किसी मनोवैज्ञानिक को यह जानना हो कि
तनाव से यानी कि जो हम टेंशन लेते हैं उसका मेमोरी पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वह नियंत्रित परिस्थिति में प्रयोग करके परिणामों का अध्ययन करेगा। आगे चलते हैं। मनोविज्ञान की वैज्ञानिक प्रकृति का पहला आधार है वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। इसमें व्यक्तिगत पक्षपात से दूर रहकर तथ्यों का निष्पक्ष अध्ययन किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि वस्तुनिष्ठता क्या होती है, आपको अपनी भावनाओं को, अपने सोच, खुद की सोच क्या उसको अलग रख दो और जो सच्चाई है, जो तथ्य है, फैक्ट है, उसी पे आप बात करो, वस्तुनिष्ठता कहलाती है। तो मनोविज्ञान में ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता आधार मानी जाती है। दूसरा आधार है मापन, मेजरमेंट। तो मनोविज्ञान में बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड क्या है आपका इंटरेस्ट, रुचि क्या है, जैसी बातों को भी मनोवैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा मापते हैं। तीसरा आधार है पूर्वानुमान, पहले से अनुमान लगा देना, प्रेडिक्शन कर लेना। तो मनोविज्ञान केवल व्यवहार का वर्णन नहीं करता बल्कि यह भी बताने का प्रयास करता है कि किन परिस्थितियों में व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है। चौथा आधार है इसका कंट्रोल। मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत की सहायता से व्यवहार को समझकर उसमें सुधार या परिवर्तन भी लाया जा सकता है। हालांकि मनोविज्ञान का विषय मानव व्यवहार है। साइकोलॉजी में तो ह्यूमन का बिहेवियर समझने में अपन पूरा दिमाग लगाते हैं, जो बहुत जटिल। मानव का व्यवहार ऐसा नहीं कि आप अचानक से समझ जाओगे, और परिवर्तनशील होता है, इसलिए यह भौतिक विज्ञानियों की तरह पूरी तरह निश्चित परिणाम हमेशा नहीं देता। फिर भी इसकी पद्धति वैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें तथ्य संग्रह, विश्लेषण, परीक्षण और निष्कर्ष की व्यवस्थित प्रक्रिया अपनाई जाती है। निष्कर्ष में लिख दो आप कि मनोविज्ञान व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान है। यह मानव जीवन को समझने, समस्याओं का समाधान करने और व्यवहार में सुधार लाने में सहायक है। इसकी वैज्ञानिक प्रकृति इसे एक विश्वसनीय और महत्वपूर्ण विषय बनाती है। इसलिए मनोविज्ञान को एक सामाजिक विज्ञान होने के साथ साथ एक वैज्ञानिक विषय भी माना जाता है। ये सवाल आया हुआ है भाई कि मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए और इसकी वैज्ञानिक प्रकृति पर भी चर्चा कीजिए, कि मतलब सिर्फ थ्योरी केवल पढ़ने लिखने तक ही सीमित नहीं है, एक्चुअल लाइफ में भी मनोविज्ञान का अपन यूज करते हैं, वो भी वैज्ञानिक तरीके से। यही इसकी वैज्ञानिक प्रकृति है। समझ गए दोस्त? तो आपको 3 वीडियो देख लेनी है, फिर आप टेंशन फ्री हो जाओगे। पहला तो दिसंबर 2025 में जो पेपर लगा उसका सॉल्यूशन देख लेना, उससे पता लग जाएगा कि ऐसे सवाल होते हैं, ऐसे लिखना होता है, ठीक है। और 2 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो आप देख रहे हो, ठीक है। 12 सवाल इसमें है, 10-11 सवाल मैं दूसरी वीडियो में लिखूंगा। तो टोटल मिला के ये लगभग 30 के आसपास सवाल हो जाएंगे। 30 सवाल तो बहुत होते हैं यार, इतना तो किताब में नहीं पढ़ पाओगे, और पढ़ोगे तो भी आपको याद नहीं रह पाएगा इतना ज़्यादा, ठीक है। तो इन PDF का प्रिंट आउट निकलवा लेना, आराम से पढ़ते रहना। तंत्रिका आवेग क्या है? तंत्रिका आवेग इसको इंग्लिश में कहता है नर्व इम्पल्स, ठीक है, नर्व इम्पल्स, इसका मतलब बताना है। और दूसरा क्वेश्चन इसी में है, परिधीय तंत्र की व्याख्या करें। परिधीय तंत्र यानी कि पेरिफेरल सिस्टम। तो पहले तंत्रिका आवेग बता दो। यह विद्युत रासायनिक संदेश है, मतलब इलेक्ट्रिक केमिकल प्रकार का एक मैसेज होता है जो न्यूरॉन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। जैसे जब किसी उद्दीपक, जो स्टिमुलाई होते हैं, जैसे कि गर्मी, ठंड, दर्द, प्रकाश, ध्वनि, ये सब स्टिमुलाई होते हैं। ज़्यादा ठंड लगेगी तो हम कपड़े पहन लेंगे, रूम के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। गर्मी लगेगी तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लेंगे, या फिर AC कूलर ऑन कर देंगे। ये हमारी स्टिमुलाई होते हैं। तो स्टिमुलाई के द्वारा ही अपन कार्य करते हैं। तो जब किसी उद्दीपक जैसे गर्मी, ठंड, दर्द मतलब शरीर का दर्द भी हो सकता है, दिल का दर्द भी हो सकता है, प्रकाश या ध्वनि का प्रभाव पड़ता है, तब न्यूरॉन एक्टिव हो जाते हैं और संदेश उत्पन्न करते हैं। यह संदेश तंत्रिका रेशों के सहारे, देखो जो मैसेज क्रिएट कर रहा है, कौन क्रिएट कर रहा है? न्यूरॉन क्रिएट कर रहे हैं। किसकी सहायता से? उद्दीपकों की सहायता से। न्यूरॉन मैसेज क्रिएट कर रहा है, बना रहा है, और उस मैसेज को न्यूरॉन तंत्रिका रेशों के सहारे बहुत तेजी से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा देता है। ये जो संदेश होते हैं ना, ये तंत्रिका रेशों के सहारे बहुत तेजी से चलते हैं शरीर में और विभिन्न भागों तक पहुंच जाते हैं। और ये संदेश कौन उत्पन्न कर रहा है? न्यूरॉन। तंत्रिका आवेग के कारण ही हम महसूस, सोच, प्रतिक्रिया और क्रिया कर पाते हैं। क्रिया यानी कि एक्शन, प्रतिक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स देना किसी भी चीज़ का। उदाहरण के लिए यदि हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो त्वचा के रिसेप्टर तुरंत संदेश को तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक भेजते हैं। जैसे गर्म लोहे की रोड छुई तो ये जो मैसेज है ये तुरंत मेरुरज्जु और दिमाग तक पहुँचता है, वहाँ से उत्तर वापस मांसपेशियों तक पहुँचता, माइक्रो सेकेंड में भी होता हो भाई। मतलब नुकसान हो सकता ना शरीर का। अब जैसे कि हमें पता नहीं है, फिर भी हमारा जो हाथ है वो आग में चला गया तो तुरंत हाथ आता है भाई,
पहले तो मैसेज गया होगा दिमाग तक, फिर मांसपेशियों को मैसेज आएगा कि हाथ उठाओ। तो ये आप सोचो, ये जो एक्शन हो रहा है, जो क्रिया हो रही है, ये सेकंड के कौन से हिस्से में हो रही होगी। क्या गजब का इंटेलिजेंस है शरीर का, है ना। तो हमारा क्रिएटर भी महान है यार, ठीक है। रोज़ धन्यवाद अपने को देना चाहिए, ग्रेटिट्यूड उनके लिए है जिन्होंने इतना अच्छा बॉडी हमें दिया। वहाँ से उत्तर वापस मांसपेशियों तक पहुँचता है और हम तुरंत हाथ हटा लेते हैं। इस प्रकार तंत्रिका आवेग शरीर में सूचना के आदान प्रदान का माध्यम है। परिधीय तंत्र, तंत्रिका तंत्र देख लो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस भी इसको कहते हैं। ये जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अर्थात मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बाहर स्थित सभी तंत्रिकाओं का एक समूह है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बाहर सभी तंत्रिकाओं का समूह है। इसमें मुख्य रूप से कपाल तंत्रिका यानी कि क्रेनियल नर्व और स्पाइनल तंत्रिका यानी कि स्पाइनल नर्व शामिल होती है। इसका मुख्य कार्य शरीर के विभिन्न अंगों से सूचना को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाना और वहां से आदेशों को वापस शरीर के अंगों तक ले जाना होता है। इसके दो पार्ट होते हैं यार परिधीय तंत्रिका तंत्र के, पीएनएस के। एक तो देहिक तंत्रिका तंत्र जिसको सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, और एक होता स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। स्वायत्त यानी कि कोई बस नहीं चलता हमारा, स्वतंत्र होती हैं ये तंत्रिकाएं। पहले पढ़ते हैं अपन सोमैटिक नर्वस सिस्टम को। तो देहिक तंत्रिका तंत्र उन क्रियाओं को नियंत्रित करता है जो हमारी इच्छा से ये होती है, जैसे कि चलना, लिखना, बोलना, हाथ उठाना। यह त्वचा, मांसपेशियों और इंद्रियों से सूचनाएं लेकर मस्तिष्क तक पहुंचती है और मस्तिष्क के आदेशों को मांसपेशियों तक पहुंचाता है। आगे है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे कि हृदय गति, दिल की धड़कन है। ये हम कम ज़्यादा थोड़ी कर सकते हैं या रोक थोड़ी सकते हैं, रोक के तो मर ही जाएंगे। सांस ले रहे हैं अपन, पाचन और ग्रंथियों कार्य, ये कौन कंट्रोल करता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इसके भी दो भाग होते हैं, सहानुकंपी यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो शरीर को तनाव या आपात स्थिति, आपात यानी कि इमरजेंसी की स्थिति में फाइट और फ्लाइट, जैसे कुत्ते देखे अपन ने, तो कुत्तों से या तो लड़ जाओ, वो कुत्ते आदमी भी हो सकते हैं, कुत्तों से या तो लड़ जाओ या भाग जाओ वहाँ से। फाइट का मतलब लड़ना और फ्लाइट का मतलब भागना वहाँ से। तो इमरजेंसी में ये दो स्थितियाँ होती है। तो ये दो स्थितियाँ किस तंत्र के माध्यम से होती है? सहानुकंपी तंत्र के माध्यम से। और परासहानुकंपी तंत्र भी होता है, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो शरीर को शांत कर देता है, यानी कि रेस्ट और डाइजेस्ट, मतलब हमारा डाइजेशन सिस्टम, पाचन तंत्र है, वो भी नॉर्मल हो जाता है। हम आराम की अवस्था में आ जाते हैं और सोचते हैं कि डर अब जा चुका है। निष्कर्ष में लिख सकते हो आप, तंत्रिका आवेग शरीर का संवेद वाहक है, संदेश वाहक है, जबकि परिधीय तंत्रिका तंत्र शरीर और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बीच संपर्क स्थापित करता है। देहिक और स्वायत्त दोनों तंत्र शरीर की क्रियाओं को व्यवस्थित ढंग से चलाते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों। 12 ही सवाल है यार, ज़्यादा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा वीडियो। इस वीडियो को देखो ना आप, तब आप पहले तो 1 नंबर स्पीड में देखना यूट्यूब पर, ठीक है, और फिर 1.5 या 2 की स्पीड में देखना। इसको 3-4 बार देख लेना इसी वीडियो को, और नोट्स बना लेना, है ना। PDF भी आप बाई कर सकते हो, टेलीग्राम पे ग्रुप में मैसेज भेज देना, एडमिन को मैसेज भेज देना, है ना। स्टर्नबर्ग का बुद्धि का सिद्धांत और एडलर का व्यक्तिगत मनोविज्ञान बताइए। स्टर्नबर्ग का बुद्धि का सिद्धांत क्या था? ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, त्रिआयामी सिद्धांत दिया था स्टर्नबर्ग ने बुद्धि से संबंधित। तो पहले इसको देख लेते हैं। तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को केवल किताबों के ज्ञान तक सीमित नहीं माना। उनके अनुसार बुद्धि वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने वातावरण को समझता है, समस्याओं का समाधान करता है और जीवन की परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालता है। तो बुद्धि सिर्फ ये नहीं है कि आपको किताब कितनी समझ में आती है, बुद्धि वो भी है। जैसे कि अरे कोई चाहे कुली है, चाहे रिक्शा चालक है, उसके अंदर भी तो बुद्धि होती है, क्योंकि वो जीवन की परिस्थितियों के अनुसार डिसीजन लेता है, खुद को ढालता है, तो बुद्धि उसके पास भी तो है। ये जरूरी थोड़ी है कि पढ़ने वाले के पास, नौकरी लगने वाले के पास ही बुद्धि होगी। पहला है, बुद्धि के 3 टाइप बताई विद्वान स्टर्नबर्ग ने। पहला है एनालिटिकल इंटेलिजेंस, विश्लेषणात्मक बुद्धि। यह सोचने, तर्क करने, तुलना करने और समस्या का सही उत्तर खोजने की क्षमता। परीक्षा में प्रश्न हल करना इसका उदाहरण है।
दूसरा, सृजनात्मक बुद्धि, क्रिएटिव इंटेलिजेंस, या नई परिस्थितियों में नए विचार उत्पन्न करने और कल्पनाशील ढंग से सोचने की क्षमता है। व्यवहारिक बुद्धि क्या है? प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, यह रोजमर्रा के जीवन में सही निर्णय लेने और वास्तविक समस्याओं से निपटने की क्षमता है। स्टर्नबर्ग का मानना था कि सचमुच बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो इन तीनों प्रकारों की बुद्धि का संतुलित उपयोग कर सके। इस सिद्धांत की विशेषता यह है कि यह बुद्धि को जीवन से जोड़ के देखता है, न कि केवल आईक्यू से ही। अब देखो, ये तो स्टर्नबर्ग का सिद्धांत हमने पढ़ लिया बुद्धि का कि आईक्यू का मतलब किताबों का ज्ञान नहीं है, जीवन से जुड़ी जानकारी है, कैसे समस्या, कैसे हम डलते हैं सिचुएशंस के मुताबिक, वो भी हमारी बुद्धि है। तो बुद्धि सिर्फ आईक्यू से जोड़ के नहीं देखना चाहिए, बुद्धि को आप जीवन में कैसे जीते हैं, कैसे डलते हैं, वो भी उससे भी जोड़ के देखना चाहिए। आगे इसी क्वेश्चन में दूसरा हिस्सा है एडलर का व्यक्तिगत मनोविज्ञान, इंडिविजुअल साइकोलॉजी। ये विद्वान अल्फ्रेड एडलर ने बताया था। तो अल्फ्रेड एडलर ने व्यक्तित्व को सामाजिक संदर्भ में समझाया। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति अपने जीवन में हीनता की भावना, इन्फीरियरिटी फीलिंग्स का अनुभव करता है। बचपन में शारीरिक कमजोरी, कोई सोचता दुबला और पतला, मेरे दांत टेढ़े मेढ़े हैं। निर्भरता, डिपेंडेंसी या सीमाओं के कारण व्यक्ति अपने को दूसरों से कम महसूस करने लगता है। तो कम महसूस नहीं करना चाहिए, यही हीनता भाव, ये आपका जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, फीलिंग्स है, आगे बढ़ने से रोकता है आपको और बेहतर बनने की प्रेरणा भी बन सकता है। तो ध्यान दो, अपने आप को आप क्या समझते हो, आपके जो विचार हैं, ठीक है, वो कैसे हैं, वो मायने रखते हैं। ध्यान दो, एडलर के अनुसार मनुष्य का मुख्य लक्ष्य श्रेष्ठता की ओर प्रयत्न यानी कि स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियरिटी होना चाहिए। इसका अर्थ दूसरों पे शासन करना नहीं, बल्कि अपनी कमियों को दूर करके बेहतर, सक्षम और सफल बनना है। जैसे कि आपको मैथमेटिक्स नहीं आती, रीजनिंग नहीं आती, ठीक है, आपको दूसरे सब्जेक्ट नहीं आते, तो डेली काम करो, छोटे छोटे हिस्सों में काम करो, कुछ कुछ सीखो, है ना। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, 1% ग्रोथ करो आप। यही अल्फ्रेड एडलर कह रहे हैं कि इंसान का जो गोल होना चाहिए श्रेष्ठता की ओर प्रयत्न होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरों को दबाएंगे, नहीं, आप अपनी कमियों को दूर करेंगे, आप बेहतर बनेंगे, सक्षम बनेंगे और सक्सेस आपको मिलेगी। एडलर ने सामाजिक हित यानी कि सोशल इंटरेस्ट को बहुत महत्व दिया। उनके अनुसार स्वस्थ व्यक्ति तो वही है, स्वस्थ पर्सनैलिटी वही है जो समाज के साथ सहयोग करे, दूसरों की परवाह करे, सामूहिक भलाई में विश्वास रखे, यानी कि किसी के साथ में कुछ गलत होता तो आप उसकी हेल्प करें, आप सामने वाले की सिंपैथी समझे, सिंपैथेटिक हो जाए। उन्होंने जीवन शैली, स्टाइल ऑफ लाइफ को भी अवधारणा भी दी, जिसका अर्थ है, देखो ये जो एडलर था ना, इन्होंने जीवन शैली की अवधारणा भी दी, जिसका मतलब है कि हर व्यक्ति को अपने अनुभवों और लक्ष्यों के आधार पर जीवन जीने का एक विशिष्ट तरीका विकसित करना होता है। जन्म क्रम, पारिवारिक वातावरण, प्रारंभिक अनुभव व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि आपका परवरिश कहाँ पे हुआ है। एडलर ने यह भी कहा कि व्यक्ति अपने भविष्य के लक्ष्यों से प्रेरित होकर व्यवहार करता है। निष्कर्ष, अतः स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यवहारिक रूप में समझाया, जबकि एडलर ने व्यक्तित्व को यानी कि पर्सनैलिटी को हीनता भाव, श्रेष्ठता प्रयत्न यानी कि इंसान का गोल होना चाहिए हर हालत में उसको बेस्ट बनना है, ये एडलर कहता है, सामाजिक हित और जीवन शैली के आधार पर स्पष्ट किया है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, आप यहाँ तक बने रहे, आपका अच्छा सपोर्ट मिल रहा है अभी तक। और लाइक कमेंट करके आप बताइए कैसा लगा वीडियो, और इस PDF को अगर आपको बाई करना तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके मैसेज भेज सकते हैं एडमिन को, ओबीटी स्टडी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए। सेट नंबर 2 आएगा, उसके अंदर भी 10-11 सवाल होंगे, उसको भी आपको पढ़ के जाना है कम से कम 5-5 बार, ठीक है, तब जाके कॉन्फिडेंस बनेगा और आप चीज़ें बेहतर तरीके से वहाँ पे लिख पाएंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।